सुप्रभातम दोस्तों, छंद ज्ञान की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्या छंद के विषय में। आर्या छंद का लक्षण है यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। इस लक्षण के अनुसार यस्या प्रथमे पादे द्वादश कि जिस छंद के पहले पाद में द्वादश मात्राएं हो अर्थात 12 मात्राएं हो, मात्रास तथा तृतीयेऽपि कि उतनी ही मात्राएं तीसरे पाद में हो, अष्टादश द्वितीये दूसरे पाद में अष्टादश 18 मात्राएं हो, चतुर्थ के पंचदश और चौथे पाद में पंचदश यानी 15 मात्राएं हो, सा आर्या वह आर्या छंद है। अर्थात जिस छंद के पहले पाद में 12 मात्राएं, दूसरे पाद में 18 मात्राएं, तीसरे पाद में 12 मात्राएं तथा चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं हो, वह आर्या छंद कहलाता है। आर्या छंद विषम मात्रिक छंद है। दोस्तों, अब मात्राओं के अंकन तथा गणना की बात करें तो छंद के लक्षण से ही इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि छंद शास्त्र में छंदों के जो लक्षण बताए गए हैं उनमें भी उतनी ही मात्राएं या वर्ण होते हैं जितने छंद के एक पाद में होते हैं। मात्राओं के अंकन तथा गणना के लिए आवश्यक है कि आप इसके अंकन की नियमावली जान लें, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी हम एक बार जान लेते हैं। मात्रा किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहा जाता है, जो छंद शास्त्र में 2 प्रकार की है, लघु तथा गुरु। लघु इसे ह्रस्व भी कहा जाता है। इसमें एक मात्रिक या एक मात्रा वाले स्वरों का अंकन किया जाता है। इसका चिन्ह खड़ी रेखा या एक की तरह है। गुरु इसे दीर्घ भी कहा जाता है। इसमें 2 मात्राओं वाले स्वरों का अंकन किया जाता है, जिसका चिन्ह वक्र रेखा यानी अंग्रेजी के एस की तरह है। दोस्तों, छंद शास्त्र में मात्रा निर्धारण के लिए कुछ नियम निर्धारित है। पहले नियम के अनुसार मात्रा स्वर वर्ण पर ही अंकित होती है। व्यंजन वर्ण पर कभी भी मात्रा का अंकन नहीं किया जाता है। दूसरे नियम के अनुसार ह्रस्व स्वर यानी अ, ई, उ, री, री पर, लघु तथा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ पर हमेशा गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नियम के अनुसार यदि ह्रस्व स्वर के बाद तुरंत आधा अक्षर, हलंत वर्ण, संयुक्त अक्षर तथा विसर्ग हो तो ह्रस्व स्वर में भी उसके कारण दीर्घ मात्रा को अंकित किया जाता है। चौथे नियम के अनुसार यदि किसी ह्रस्व स्वर पर अनुस्वार लगा है तो वहाँ पर भी गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है। पांचवें नियम के अनुसार प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण को छंद की आवश्यकता के अनुसार विकल्प से लघु या गुरु माना जा सकता है। संस्कृत साहित्य में अधिकतर अंतिम वर्ण को गुरु ही माना जाता है। नियमावली के अनुसार हम आर्या छंद के लक्षण में ही मात्राओं का अंकन तथा उसके पश्चात उसकी गणना करेंगे। दोस्तों, यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। यह लघु है, लेकिन आगे हलंत अक्षर या आधा व्यंजन होने के कारण यह गुरु अंकित कर दिया जाता है। या यह दीर्घ स्वर है, इसलिए इसमें दीर्घ मात्रा का अंकन किया जाता है। पा इसमें दीर्घ मात्रा है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित कर दिया जाएगा। दे इसमें दीर्घ मात्रा है, इसे भी दीर्घ अंकित कर दिया जाएगा। प्र में प आधा तथा र पूर्ण होता है। आधा अक्षर हमेशा पूर्व वर्ण के साथ जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ र लघु है तो उसे लघु ही अंकित किया जाएगा। थ यह भी लघु है, इसलिए इसे भी लघु अंकित किया जाएगा। में इसमें ए होने के कारण यह दीर्घ मात्रा है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित कर दिया जाएगा। द्वा में द आधा है, जो पूर्व वर्ण के साथ जुड़ जाता है। द से अलग होने के बाद भी वाह दीर्घ है, इसलिए इसे दीर्घ ही अंकित किया जाएगा या गुरु ही अंकित किया जाएगा। द यह ह्रस्व है, इसलिए इसे ह्रस्व या लघु ही अंकित किया जाएगा। श यह भी लघु है, इसलिए इसे भी लघु ही अंकित किया जाएगा। माँ यह दीर्घ वर्ण है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाएगा। त्रा दोस्तों, त्र वर्ण त और र
इन दो अक्षरों के मेल से बनता है, तो आधा होने के कारण पूर्व वर्ण के साथ जुड़ जाता है। पेश वचा रा दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। स आधा है इसलिए पूर्व वर्ण के साथ जुड़ जाता है। ह्रस्व मात्रिक है इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाएगा। था यह दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाएगा। इसमें के साथ ह्रस्व ऋकार है इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाएगा। इसमें दीर्घ मात्रा होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाएगा। इसमें भी दीर्घ मात्रा होने के कारण इसे दीर्घ ही अंकित किया जाएगा। और आगे ह्रस्व है उसे भी इसके साथ ही जोड़ दिया जाएगा। यह ह्रस्व होने के कारण इसे ह्रस्व अंकित किया जाना चाहिए था, लेकिन नियमावली के अनुसार अंतिम हलंत अक्षर हलंत होते हुए भी गुरु अंकित किया जाता है। दूसरी पंक्ति में देखिए, यह ह्रस्व है लेकिन आगे अर्ध श होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाएगा। यह दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ ही अंकित किया जाएगा। यह ह्रस्व है इसलिए इसे ह्रस्व ही अंकित किया जाएगा। यह ह्रस्व है लेकिन आगे हलंत है जिस कारण इसे गुरु अंकित किया जाएगा। यह ह्रस्व मात्रिक है इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाएगा। इसमें दीर्घ मात्रा है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाएगा। इसमें भी दीर्घ मात्रा है इसे भी दीर्घ अंकित किया जाएगा। यह लघु मात्रिक है इसलिए इसे लघु अंकित किया जाएगा। ह्रस्व मात्रा है लेकिन आगे रपर र होने के कारण यह दीर्घ अंकित किया जाएगा। यह ह्रस्व मात्रिक है इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। इसमें दीर्घ मात्रा है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाएगा। यह लघु है लेकिन आगे अर्ध अनुनासिक य होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाएगा। आगे ये तीनों वर्ण ह्रस्व है इसलिए इन्हें ह्रस्व ही अंकित किया जाएगा। यह दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाएगा। रपर र सा के साथ ही जुड़ जाएगा। यह भी दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे भी दीर्घ ही अंकित किया जाएगा। इस प्रकार छंदों में मात्रांकन किया जाता है। मात्राओं की गणना की बात करें तो लघु वर्ण की 1 मात्रा तथा गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती है। यथा यस्या प्रथमे पादे, इसमें पहला पाद है तथा इसमें कुल 12 मात्राएं हैं। 12 मात्रास तथा तृतीय अपि, यह दूसरा पाद है तथा इसमें कुल 18 मात्राएं हैं। अष्टादश द्वितीय, यह तीसरा पाद है और इसमें कुल 12 मात्राएं हैं। चतुर्थ के पंचदश सा आर्या, यह चौथा पाद है तथा इसमें कुल 15 मात्राएं हैं। आर्या छंद का उदाहरण है अदरः किसलयरागः कोमलविट्पानुकारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयं यौवनं मंगेषु सन्नद्धम्। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जिसमें राजा दुष्यंत शकुंतला की तुलना एक लता से करते हुए कहते हैं कि इसका निचला होंठ कोमल की लालिमा वाला है, भुजाएं कोमल शाखाओं का अनुकरण करने वाली है तथा अंगों में व्याप्त यौवन फूल के समान लुभाने वाला है। इसका दूसरा उदाहरण है दानं भोगो नाशः तिस्रगत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात दान, भोग तथा नाश, ये 3 प्रकार की धन की गतियाँ होती है। जो व्यक्ति ना तो दान करता है और ना ही भोग करता है, उसकी तीसरी नाश नामक गति होती है। दोस्तों, इन दोनों उदाहरणों में मात्राओं का अंकन तथा मात्राओं की गणना आप स्वयं करें। मात्राओं के अंकन में यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।